नमस्कार। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी काम करते हैं और अगर उसका माइंड में पहले से तैयार रखते हैं तो आपकी इफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए आप कोई भी काम करें उसे शुरू करने से पहले उसका माइंड में होना जरूरी है। जैसे आप घर से निकलते हैं कुछ सामान खरीदने, अगर आप लिस्ट बनाकर नहीं ले जाते हैं तो आपका उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे 11वीं क्लास में हैं, चाहे आप 12th क्लास में हैं और चाहे आप 11th में आने वाले हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन तो हमारा रहता ही है कि यार फिजिक्स में क्या क्या है पता ही नहीं चलता। कोई मॉडर्न फिजिक्स, कहीं मैकेनिक्स, कहीं क्लासिकल, कहीं एस्ट्रोफिजिक्स, कहीं अकाउस्टिक्स, कहीं ऑप्टिक्स, कहीं जियोफिजिक्स, कहीं बायोफिजिक्स। चल क्या रहा है, कितनी फिजिक्स हैं। और मुझे ये क्वेश्चंस मेरे 11वीं क्लास में बहुत परेशान किया करता था। चल रही है न्यूक्लियर फिजिक्स और दोस्त बोल रहा है सर को, सर ये मॉडर्न फिजिक्स कब खत्म होगी। तो मैं सोचता था यार चल तो न्यूक्लियर फिजिक्स रही है और ये कह रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स कब खत्म होगी, पहले स्टार्ट तो हो मॉडर्न फिजिक्स। फिर मुझे पता चलता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स की पार्ट है। तो ये सारी चीजों को, सारे क्वेश्चनों से बचने के लिए आप भले स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक वादा आपको मैं किए देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चंस दोबारा परेशान नहीं करेंगे जीवन भर। बल्कि मैं तो कहता हूं कि लोग बाग 12th पास कर लेते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो भी उनको पता नहीं होता कि फिजिक्स क्या है और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो आपका समय जो है कीमती है और अगर आप 20 मिनट 30 मिनट का जो वीडियो बनेगा उसको आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि 2000-2500 साल की जो फिजिक्स है वो आप कैसे 20 और 25 मिनट में एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज फिजिक्स। नंबर 2, सिलेबस, माइंड मैप। नंबर 3, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगर आप 11th और 12th या 10th से 11th में पहुंच रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें। अगर आप पास आउट भी कर चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपको जानना है कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है और क्यों वो ब्रांचेस रखी गई, तो आप यहां से देख सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला कि हमारा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम जब 10th क्लास से 11th क्लास में आए तो 10th क्लास में एक सब्जेक्ट हुआ करता था साइंस, और साइंस अब 11th क्लास में अपना एक विराट रूप धारण कर लेता है और वो डिवाइड हो जाता है आपके 3 चैप्टर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी साइंस को आपने जूम किया तो आपको मिला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात हो रही है हमारी फिजिक्स पर। अब हम फिजिक्स को जूम करेंगे। तो एक्चुअली फिजिक्स है क्या, यानी नेचर का जो फिनोमेना है, हम डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं और उनको समझकर किसी एक लॉ में बांधना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नियम में बांधना चाहते हैं, वो हो गया हमारा फिजिक्स। उसके अंदर दूसरे तरह से अगर हम इसको कहें कि हमारा जो मटेरियल है और जो एनर्जी है उसके अध्ययन को और
उनके अंदर कुछ रिलेशन जो है उसे हम फिजिक्स कहेंगे। दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो हमारा नेचर है वो एक गेम की तरह है। जैसे इसको अगर अपन रिलेट कर पाए तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और मान लेते हैं कि आपको क्रिकेट के नियम तो किसी ने सिखाए नहीं, आप किसी भी चीज को देखते हैं उस खेल को और आप पता करते हैं कि जैसे बॉल गई और बॉल उस विकेट से टकराई तो क्या हो गया, आउट हो गया। तो ये ऑब्जर्व से एक लॉ बन गया कि जब भी बॉल विकेट से टकराएगी तो आउट माने जाएंगे। ये नियम आपने नहीं बनाए लेकिन आपने उस ऑब्जर्वेशन से तय कर लिया कि जब भी बॉल उस विकेट से टकराती है तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। अब सोचिए ये चीज एक नियम बना लिया आपने और एक दिन जब बॉल विकेट से टकराई तो खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो वाइड बॉल रही हो या फिर मान लेते हैं कि वो खिलाड़ी जो पिच था जहां से बॉल कराते हैं उससे आगे से उसने बॉल कराई हो। तो वो नियम क्या हो गया, वो नियम चेंज होकर के आपको फिर पता चला कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे नेचर के जो लॉ हैं उन चीजों को हम समझते हैं और उनको किसी एक प्रकार के लॉ में बांध देते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। एक्चुअली में हम कहते हैं कि साइंस ने ये खोज की, साइंस ने वो खोज की। एक्चुअली में हमारे जो नेचर में चीजें तो पहले से हैं, हम उनको जान लेते हैं बस। जैसे कि अगर कोई आदमी कहे कि 1498 में वास्को डिगामा ने आकर के भारत की खोज की तो यह क्या ठीक है कहना? भारत तो 1498 से पहले भी था और बाद में भी है। एक्चुअली 1498 में वास्को डिगामा ने पाया, उसको मिला, उसने हमारी ऐसा नहीं है कि उसने हमको बनाया। एक्चुअली उसको पता चला कि भारत नाम की एक चीज है, हम तो पहले से ही थे। ऐसे ही नेचर में चीजें तो पहले से हैं, उन नियमों को हम समझते हैं और किसी भी चीज में किसी लॉ में हम मानते हैं कि ये लॉ फॉलो करती है प्रकृति, नेचर। तो वो हो गया साइंस। और जिस दिन कोई दूसरा आदमी या कोई ऐसी घटना घट जाती है कि वो लॉ क्या हो जाता है, वैलिड नहीं हो पा रहा होता है या वायलेंट हो गया, तो हम कहते हैं कुछ अजम्पशंस या फिर दूसरी चीजें हम सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है भाई? हमको जो कुछ भी दिख रहा है आंखों से, मेरी आवाज का आपके तक पहुंचना, आसमान में तारों का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, इस पंखे का चलना, इस गेट का बंद होना खोलना, मेरा चश्मा ये लगा हुआ है अब मुझे नहीं दिख रहा, अब ये दिख रहा है, जनरेटर से जो है बिजली का बनना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं फिजिक्स में आती हैं। फिजिक्स है ये सब। अब बात आती है सिलेबस माइंड मैप। जब आप समझ गए हैं कि फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स, अब चलते हैं जल्दी से सिलेबस माइंड मैप देखते हैं 12th क्लास के लिए। ये नोट कर लेना, सिलेबस माइंड मैप। तो वही सिलेबस माइंड मैप में आप देखेंगे हम इसको दो तरह से डिवाइड करेंगे, दो क्लास के लिए डिवाइड करेंगे। एक रहेगी हमारी क्लास 11th, क्लास 11th के लिए, दूसरा क्लास 12th के लिए। क्लास 11th में आपके एनसीईआरटी में 15 चैप्टर्स हैं और क्लास 12th में भी 15 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को हमने यूनिट्स में डिवाइड किया है ईज ऑफ लर्निंग के हिसाब से, ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो आगे भी। तो भाई
11th क्लास के जो चैप्टर हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 यूनिट में डिवाइड किया है हमने। पहली यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। एनसीईआरटी में इसमें कवर टॉपिक हैं 1 एंड 2। या अभी लिखवा दूंगा ये कौन कौन से टॉपिक कवर हैं। हम 10 यूनिट लिख लेते हैं। पहले फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स, तीसरी है लॉज ऑफ मोशन, चौथी है वर्क, पावर एंड एनर्जी, पांचवी है कॉम यानी सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, जिसे हम प्यार से सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। छठवीं है आपकी ग्रेविटेशन, सातवीं है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम प्यार से इलास्टिसिटी भी कहते हैं। यूनिट 8 है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। यूनिट 9 है फिजिक्स ऑफ हीट। और यूनिट 10 SHM एंड वेव्स। एनसीईआरटी में देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो एनसीईआरटी ने इन चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में 1 और 2 रखा है हमने, यानी फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। काइनेमेटिक्स में हमने रखा है 3 एंड 4, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। लॉज ऑफ मोशन में रखा है हमने चैप्टर 5, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर 6, कॉम एंड रोटेशनल मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर 7, ग्रेविटेशन चैप्टर 8, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिसिटी चैप्टर 9, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, और इसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको ले लेते हैं चैप्टर 10, फिजिक्स ऑफ हीट। फिजिक्स ऑफ हीट में हमने 3 चैप्टर रखे हुए हैं, और वो चैप्टर हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी 11, थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर, और एसएचएम एंड वेव्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे ऑसिलेशन के नाम से कहा गया है, और वेव्स 15 एंड 14 एंड 15। बात क्लियर है? अब देखेंगे भाई 12th क्लास का सिलेबस देखेंगे।
तो 12th क्लास के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें यूनिट डिवाइड करेंगे हम 6। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। क्या क्या है भाई इनमें? यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 3 है मैग्नेटिज्म। यूनिट 4 है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC अल्टरनेटिंग करंट एंड EMW वेव्स EMW। यूनिट 5 ऑप्टिक्स और यूनिट 6 मॉडर्न फिजिक्स। अब मेरे मित्रों आप जानेंगे चैप्टर कौन कौन से इसमें रखे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड 2 NCERT के। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइंस। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें तीसरा चैप्टर है। इसमें चौथा चैप्टर 4 एंड 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। EMI, AC एंड EMW में है आपके चैप्टर 6, 7, 8। EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्टिक्स में है 9 एंड 10 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है भाई आपके जो चैप्टर हैं वो 5 चैप्टर हैं, यानी 11, 12, 13, 14, 15। और वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं वो लिखवा देता हूं वैसे। एक चैप्टर आता है डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। दूसरा है एटम्स। तीसरा है न्यूक्लियाई। चौथा है सेमी कंडक्टर्स और 5वां है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेरे मित्र ये आपके मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हो गए 11, 12, 13, 14, 15। 12th क्लास का सिलेबस यूं तो बहुत छोटा है 11, 12 दोनों का, लेकिन मैं आपको बता दूं आप ग्रेजुएट हो जाइए, मास्टर हो जाइए, PhD तक चले जाइए, इस सिलेबस के अलावा आपको और कुछ ना मिलेगा। हमारे जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 12th क्लास में सारी की सारी फिजिक्स सारी चीजें दे दी गई। वो बात अलग है, वो बहुत बेसिक स्तर से दी गई हैं। यही चीजें आगे आगे ब्रॉड होके अपना विराट रूप धारण करती हैं और अपना एक सब्जेक्ट बनती हैं आगे, फिर और मास्टर्स में जाते हैं तो वो सब्जेक्ट अपना विराट रूप धारण करके वो फिजिक्स की ब्रांच बन जाती है। कैसे बनते हैं ये आपको मैं समझा देता हूं।
ये फंडामेंटल्स में बेसिक पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स में यानी मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज ऑफ कंसीडरेशन ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी में हम डायनामिक की जो है कॉज ऑफ कंसीडरेशन ऑफ मोशन के साथ में जो है मोशन की स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटेशन में जो है हम बात करते हैं ये ग्रेविटी की, कोई भी चीज अर्थ की जो ग्रेविटी होती है 9th क्लास में आप पढ़ के आए हुए हैं, और ये प्लेनेटरी मोशन वगैरह की। और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में हम मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं, फ्लूइड्स है, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिक्स ऑफ हीट में हम बात करते हैं कि हीट का कन्वर्जन, एक हीट से दूसरे टाइप की हीट और वर्क, उनका हीट का जो फ्लो ऑफ हीट है, उनका जो एक दूसरे में ट्रांसफर है हीट का वर्क में, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एसएचएम एंड वेव्स में हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स मतलब जो मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, जो हम मेरी आवाज़ आपके तक पहुंच रही है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज वगैरह के बारे में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी की पूरी चीज़ है। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक EMI तक, ये पूरी की पूरी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पर बेस्ड है। ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे मशीनरी वगैरह बनाना, जनरेटर वगैरह, करंट का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, जितनी भी सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रिक से जो है चलती हैं, जैसे कि जनरेटर है और इन्वर्टर है, और लाइट का एक जगह से, करंट का एक जगह से दूसरी जगह का जो फ्लो का फिनोमेना है, वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में जो है मिरर्स और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और जो है लेंसेज वगैरह, जैसे ये अब ये हटा दिया, मुझे दिख नहीं रहा, लगा लिया, ये अब दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न फिजिक्स में ये एक अलग ही अपनी जो है ब्रांच बनती है। इसमें हम पढ़ते हैं डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी हमारा जो मैटर है वो दो उसके रूप हैं, एक जो है पार्टिकल फॉर्म, एक जो है वेव फॉर्म। एटम्स में मतलब छोटे जो एटम्स आप केमिस्ट्री में भी देखते होंगे, मतलब हम पदार्थ को बहुत छोटे रूप में देखते हैं। न्यूक्लियाई, एटम को भी अंदर जाते हैं उसमें, न्यूक्लियस। सेमीकंडक्टर्स में ऐसे कंडक्टर्स जो सेमीकंडक्टर हों, आप जानते हैं कि जिनमें से करंट फ्लो हो, मतलब पूरी तरह कंडक्टर की तुलना में कम, और इंसुलेटर में तो होती ही नहीं है, तो थोड़ी ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन सिस्टम जो जितने भी चल रहे हैं आपके ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं हम इनको कहते क्या क्या है। इस पूरी चीज़ को आप देखेंगे, मुझे यहाँ तक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड तक, ये जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है आपका मैकेनिक्स में। किसमें आता है? इधर लिखे देता हूं मैं, कहाँ, यहाँ लिखे देता हूं, चैप्टर 8 तक। ये जो चीज है वो बनती है मैकेनिक्स। क्या बनती है? मैकेनिक्स। वो बात अलग है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये टाइप से चीजें चेंज होती हैं, वो आपको समझाई जाएंगी अभी आगे। लेकिन ये टोटल क्या है? 8 तक मैकेनिक्स। फिजिक्स ऑफ हीट ये बनती है, थर्मोडायनामिक्स पूरा। क्या है ये? थर्मोडायनामिक्स। एसएचएम एंड वेव्स, मतलब वेव्स का जो मामला है, ये एक ब्रांच बनती है आगे, एक्वास्टिक्स एक ब्रांच बनती है। ये एक फिजिक्स की ब्रांच बन रही है बेटा, ये इसको मिलाकर के एक ब्रांच बन गई मैकेनिक्स। फिजिक्स ऑफ हीट मतलब ये 3 चैप्टर हैं, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और हीट ट्रांसफर, इसको मिलाकर ये थर्मोडायनामिक्स की एक ब्रांच बन गई अलग। एसएचएम एंड वेव्स, इसमें साउंड का जो है आदान प्रदान होता है, यानी एक तरीके के साउंड कैसे चलती है, कैसे जनरेट होती है, वो एक्वास्टिक फिजिक्स एक ब्रांच बनती है आगे जाके। 1 2 3 4 इन चैप्टरों को मिलाकर आपका बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बनता है? ये क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच बन गई। ये आपकी ऑप्टिकल फिजिक्स बन जाती है, यानी ऑप्टिक्स एक ब्रांच अलग हो गई।
ये आगे जाके ऑप्टिकल फिजिक्स का रूप धारण करेगी। ऑप्टिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो 5 ये टॉपिक दिख रहे हैं आपको, आगे जाकर अपना विराट रूप धारण करेंगे। डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ब्रांच बन जाती है। एटम्स, एटॉमिक फिजिक्स बन जाती है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स बन जाता है। सेमीकंडक्टर्स एक अपना अलग ब्रांच धारण कर लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक अलग ब्रांच, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इसी ब्रांच बनती है एक तरीके से आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी थर्ड टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की जो है ब्रांच कैसे बनी और कितनी ब्रांचेस हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फिजिक्स की हिस्ट्री में उतरना पड़ेगा। तो हम समझते हैं, एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं और उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री अगर आप देखोगे इधर, देख लेते हैं भाई। हिस्ट्री जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ आज से लगभग 2500 साल पहले। तब उस जमाने में फिजिक्स नहीं हुआ करती थी। फिजिक्स को लोग जानते थे, किस नाम से जानते थे भाई? फिजिक्स तो शब्द था ही नहीं उस समय, था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी मतलब नेचर में जो भी काम हो रहा है उनको ऑब्जर्व करना और उसके यथार्थ सत्य को जानना। तो आज से 2500 साल पहले लगभग 570 बीसी में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस। इनने थोड़ी चीजें ऑब्जर्व की और कुछ अपने वो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं आप फॉर्मूला इनका, वो सारी चीजें, मैथमेटिशियन थे एक तरीके से। उसके बाद आए थे प्लाटो। उसके बाद प्लाटो का एक शिष्य था, स्टूडेंट था, एरिस्टोटले। इनने रिसर्च की थी किस पर? थोड़ी अर्थ के बारे में बताया। अर्थ, वाटर और एयर और फायर, जो जो बातें की वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आर्किमिडीज आए। आर्किमिडीज, इनने अपने प्रिंसिपल दिए हाइड्रोस्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स। क्या बताया भाई इन्होंने जो पानी के बारे में, बायोंसी फोर्स जिसको हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं, और जो है चीजें कैसे तैरती हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, इन सब की जो है कहानी, जैसे जो है सबमरीन वगैरह जो है कैसे तैरती हैं, यानी पानी के लिक्विड के बारे में जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उनके बारे में बताया। तो इनका जो जमाना था वो 570 से लगभग 211 बीसी तक चला। और उसके बाद फिजिक्स में एक फिर सुनसान सा मच गया, कोई न रिसर्च हुई न कुछ हुआ। इनकी चीजों को पढ़ते रहे लोग, को ऑब्जर्व करते रहे। और उसके बाद फिर 1473 में एक साइंटिस्ट हुए, निकोलस कोपरनिकस। और उसके साथ ही टाइको बराह, और इनके साथ ही जोन्स केपलर। इनका जो काम चला भाई 1473 से
1630 तक। इन तीनों लोगों ने प्लेनेटरी मोशन के बारे में धूम मचा दी। इनसे पहले मानना था लोगों का कि जो है अर्थ रुकी हुई है, सन चारों तरफ घूमता है। इन लोगों ने इस थ्योरी को पलटा और खूब सारी खोजें की। इनके बाद आपके आए भाई 1563 से 1642 तक का समय रहा गैलीलियो और साथ में इनके आइजैक न्यूटन। इन दोनों का जो समय है 1563 से 1642 के बीच में, बहुत भयंकर खोजें की इनने भी। ये गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया और एस्ट्रोफिजिक्स में यहाँ से वहाँ तक देखें कि सूक्ष्मदर्शी, जिसको कहते हैं हिंदी में दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी टाइप की, मतलब ऑप्टिकल फिजिक्स में इनने काम किया। आइजैक न्यूटन ने पूरी जो है मैकेनिक्स पर काम किया, वो सब पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स कॉर्पोरेट थ्योरी वरी, इनने जो सब कुछ दिया। इसके बाद एक डिपार्टमेंट आते हैं आगे 1642 के बाद 1650 से 1854 का जो समय था, उसमें जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे ऑटो वॉन के साथ आए थे एक गैलू शार्क। कौन आए थे? जोसेफ गैलू शार्क। इन दोनों लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में बहुत भयंकर काम किया। किसमें काम किया इन दोनों ने? थर्मोडायनामिक्स। अपने रूल्स दिए पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1824 से 1890 के समय तक कुछ साइंटिस्ट आए। अलेक्जेंड्रा वोल्ट, जिसको वोल्ट जो है बैटरी का पोटेंशियल का करते हैं, मैरी एम्पियर और ऑरेस्टेड माइकल फेराडे, क्लार्क मैक्सवेल। इन सब ने मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत खतरनाक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है बहुत रिसर्च की। लेकिन यहां तक जो थी वो सारी की सारी, यहां से लेकर यहां तक जो स्टडी थी वो ये थी कि हम मैटर और एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं था, पार्टिकल मान करके पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैक्सवेल ने जब एटम की रिसर्च है और वो करंट में जब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाए, चीजों देखी गई, तो EFW वेव टाइप का जो है एनर्जी लॉसेस हो रही थी, वो जो उनको वेरीफाई नहीं करवा रहे थे क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही थी मटेरियल में। और तब उसी समय लगभग 7 साल बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई J.J. थॉमसन ने की। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो फिजिक्स की दुनिया में बड़ी ही तबाही मच गई, उथल पुथल हो गया। ये सब जो पढ़ते आ रहे थे, जो पढ़ा था कि सारी की सारी चीजें एक पार्टिकल मान करके काम किया था, वो सब फिर सोचा कि यार ये तो सब गड़बड़ है। और फिर दोबारा से सब लोग रिसर्च में लग गए। और फिर आया यहां से यहां तक जो चीजें थी वो कौन सी थी? पार्टिकल मान करके काम हुआ था। इसके बाद रिलेशन आया 1905 में आइंस्टीन ने
अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में। साथ में E इक्वल टू mc² दे दिया 1906 में। और 1916 में फिर से जनरल थ्योरी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, जनरल रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका परिणाम ये हुआ कि अब हमको पता चल गया कि मटेरियल और एनर्जी के बीच कुछ रिलेशन है, और मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मटेरियल में। लेकिन वो तभी संभव है जब आपका मटेरियल लाइट की वेलोसिटी के समथिंग समथिंग जाएगा और मटेरियल का मास बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू एटम। तो इसलिए जब हमको पता चला 1897 में कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए हमने दो ब्रांच बनती हैं फिर फिजिक्स की। ये सब मैं रफ किए देता हूं, ये सारी आपको कहानी पता चल गई यहां तक। तो इससे 1897 यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स हुई, और उसके 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स हुई। तो मेन आप देखोगे अगर इसको रफ कर दिया जाए तो जितनी रिसर्च 1400 यानी ये 1500 के बाद 2000 तक अभी तक हुई है, उससे पहले कभी उतनी हुई नहीं है। तो 2500 साल के इस टाइम ड्यूरेशन में जितनी 500 साल में रिसर्च हुई है उतनी उससे पहले 1500 साल में नहीं हुई, और फिलहाल 200 साल में तो और ज्यादा हो गई है। तो अब तो रिसर्च की दुनिया ही है। तो भाई अब देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आप जाएंगे अगर, तो एक बनी आपकी जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उससे पहले की फिजिक्स, यानी बिफोर 1900। इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और आफ्टर 1900, आफ्टर 1900 इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न ये भले ही है लेकिन फिर भी ये कितनी साल पुरानी हो गई, 100, 150, 200 साल पुरानी होने को आई, 2120 साल पुरानी हो गई है। तो आप देखो भाई क्लासिकल फिजिक्स, इसको भी अगर आप देखेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या मामला है, 1900 से पहले की फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स, 1900 से बाद की फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स। और ऐसा 1900 से ही क्यों रखा है वो भी बात आपको समझ आ गई, क्योंकि इसके बाद एनर्जी और मटेरियल के रिलेशन में संबंध स्थापित हो गया। तो ये बात क्लियर है। दूसरा है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वहां मास एटम से बहुत ज्यादा लेते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड बहुत कम लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स से इसको जो है क्लासिफाई करते हैं। और ये इसको क्या बोलेंगे भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स। क्योंकि यहां जो आप बॉडी लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो उसका साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है और स्पीड लाइट के कंपैरिजन में लगभग इक्वल होती है या थोड़ी बहुत कम होती है। इधर जो मास लेते हैं वो एटम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा मास होता है और स्पीड बहुत छोटी होती है। अब क्लासिकल फिजिक्स की आपकी बहुत सारी ब्रांच हैं जो आपने अभी पीछे पढ़ के आए हुए हो। नंबर 1 आप तो मैकेनिक्स ही देखिए, मैकेनिक्स। दूसरा थर्मो डायनामिक्स। तीसरा ऑप्टिकल फिजिक्स या ऑप्टिक्स।
ऑप्टिकल फिजिक्स जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। चौथा अकाउस्टिक्स फिजिक्स हो गई, मतलब जिसमें साउंड और वेव के बारे में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। 5 ब्रांच ये हो गई क्लासिकल फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जानेंगे आप, तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं। जिस क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में काम करें, उसी क्षेत्र में उसकी एक ब्रांच बन गई है। और असलियत तो ये है कि मॉडर्न फिजिक्स में अभी रिसर्च चली रही है बहुत सारी, और हमें भी नहीं पता है असलियत में कि कितनी सारी ब्रांचेस चल रही हैं, क्या चल रहा है। लेकिन मोटा मोटी जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं और हमारे सिलेबस में हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो जो है रेडिएशन ऑफ मैटर, यानी डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वही बनता है आपका क्वांटम फिजिक्स। फिर उसमें आप पढ़ते थे एटम, तो वही बनती है एटॉमिक फिजिक्स। फिर आप उसमें पढ़ते थे न्यूक्लियस, तो वही बन गई आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर उसमें सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वही बन गई प्लाज्मा फिजिक्स। और इसमें बहुत सारी चल रही हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, वो इसी के क्वांटम फिजिक्स के जो है, क्वांटम मैकेनिक्स भी इसी के अंदर यूज होती है। मतलब एक तरीके का फोर्स मैकेनिक्स का है, फोर्स लगाने पर क्या जो है फर्क पड़ता है। लेकिन क्वांटम मतलब छोटी, बहुत छोटी एटम के कंपैरिजन में छोटी चीजों पर फोर्स लगाने से क्या फर्क पड़ता है, तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम फिजिक्स आ गई। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एक लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर फिजिक्स भी होती है, हाई टेम्परेचर फिजिक्स। अब ये सारी चीजें वो हैं हमारे जो सिलेबस में हैं, वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाती है इसमें। तो अभी तो जैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमारी जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो है न्यूक्लियस पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियाई, तो मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का छोटा सा पार्ट है। एटम पढ़ते हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स का छोटा सा पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत एबीसीडी टाइप की दी गई है अभी मॉडर्न फिजिक्स के हमारे में। प्लाज्मा फिजिक्स ये है नहीं अभी लगभग। सॉलिड स्टेट फिजिक्स मतलब ये अपना सेमीकंडक्टर्स वगैरह, उस मटेरियल के मामले में थोड़ा। हाई टेम्परेचर फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है थोड़ी बहुत, मतलब उतनी नहीं है कंपैरिजन में। ये सबको मिला के ये अपना छोटा सा ही पार्ट दे रखा है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक फिजिक्स, हाई टेम्परेचर फिजिक्स, लो टेम्परेचर फिजिक्स। और भी फिर ब्रांचें बनती हैं, कॉस्मोलॉजी, जियो फिजिक्स, बायो फिजिक्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो फिर इन्हीं के जो है और जो करेंगे वो उनके सब पार्ट निकल के आते हैं। अब एक बार आप इसका माइंड मैप देख लेते हैं। हमारी एक बुक हुआ करती थी साइंस को हमने जो 3 चीजें निकल के आई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को हमने जूम किया, 2 चीजें निकल के आई, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी थी? क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स थी जो 20th सेंचुरी यानी 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल थी। 1900 से बाद की जो फिजिक्स है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो गई। अब आप कहेंगे 1900 से क्यों? क्योंकि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जहां से हमें ये पता चला कि मटेरियल यानी कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो 1900 से बाद की फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहने का जो लॉजिक है वो यही है। उसके बाद जैसे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स का जो डिवीजन करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर
और एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एटम से बहुत बड़ा है और स्पीड उसकी लाइट से बहुत कम है। वो सारी की सारी पढ़ाई जो है क्लासिकल फिजिक्स में होती है। और मॉडर्न फिजिक्स में हम जो मानते हैं वहाँ हम मानते हैं कि एटम को और छोटे एटम से छोटे पार्ट हैं, यानी जो बॉडी ली है हमने वो क्वांटा टाइप की ली है, मतलब एटम से बहुत छोटा मास है उसका और स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर है। अब हमने क्लासिकल फिजिक्स को और जूम किया तो उसके 5 पार्ट हुए। मैकेनिक्स, इसके 5 बेटे हुए, ऐसा मान सकते हो एक परिवार है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिकल, अकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस जब आप किसी चीज पर लगाते हैं तो उसका क्या मोशन होता है, क्या रिएक्शन होते हैं, सारी चीजें। मैकेनिक्स भी अपने अलग डिपार्टमेंट में जूम करेंगे तो बटेगी। स्टैटिक मैकेनिक्स, डायनामिक मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स वो इधर लगती है, वो मैकेनिक्स वाला मामला हो गया। थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स आप जानते हैं, अकॉस्टिक आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को जूम करेंगे तो उसके बहुत सारे, ये नया है, नया लड़का है फिजिक्स का, ये मान के चलिए। और इसके जो है अभी ये तो जो है क्लोज हो गया, ऐसा मान के चलते हैं मामला। इसके भी जितने भी चिल्ड्रन हो रहे हैं उनका पता नहीं है कब कौन क्या हो जाए, तो फिर भी इसके क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, हाई टेम्परेचर फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतनी सारी चीजें हैं हमारे सिलेबस में। क्वांटम फिजिक्स, अब बेसिकली क्या है, क्वांटम फिजिक्स में क्या करते हैं, पार्टिकल को और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसमें बहुत छोटा पार्टिकल मान करके चलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो वेपन्स वगैरह बनते हैं, बॉम्ब वगैरह बनते हैं, वो सब जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में देखते हैं कि जो मटेरियल है वो लिक्विड और सॉलिड और गैस के बीच की जो स्थितियां हैं उनमें जो रिलेशन देखते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मटेरियल की जो है रिसर्च करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अब जितनी सारी चिप वगैरह बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कौन सा मटेरियल कहाँ यूज किया जाएगा, तो मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हाई टेम्परेचर फिजिक्स, मतलब ये टेम्परेचर पर जो चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो है हमेशा जो है वैलिड नहीं होती। हम टेम्परेचर कम ज़्यादा या लो टेम्परेचर करते हैं, उन पर जो है क्या स्थिति रहती है उन पर पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये जो है आप जानेंगे कि रिलेशन क्या है एनर्जी का और जो है मैटर का, E=mc², वो सारा जो है मामला है। और इनके बाद, आइंस्टीन के बाद अभी भी और रिसर्च चल रही है, जैसे कि फेनमैन, गैनमैन और जो है बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग, हर जगह कहीं ना कोई तो लगा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स में। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। लाइक करने का बोला जाए कि नहीं बोला जाए? नहीं, ये तो प्यार है और प्यार की कभी भीख नहीं मांगी जाती, तो आपकी मर्जी है। चलिए, धन्यवाद।